अगर आप कहानी के पिछले भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अवनी के बुलाने पर मानवी स्टेज से आ गई। अवनी उसे और मनन को साथ बने स्टोर में ले गई। मनन उन्हें देखते हुए बोला, अवनी क्या बात है, इसे क्यों ले आई? मनन, मुझे आप लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी है। ये विक्की शादीशुदा है और शादीशुदा ही नहीं, इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। इसने अबॉर्शन करवा दिया। तुम्हें याद है कीर्ति के बर्थडे पर मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ एक लड़की लड़का देखे थे। ये वही है। और मानवी दी, वो लड़की मेरे ही कॉलेज की है, मेरी जूनियर है। अगर आपको यकीन ना हो तो कीर्ति से पूछ लो। उसने उस लड़की को इससे बात करते भी सुना था कि ये पैसों के लिए किसी और से शादी कर रहा है, लेकिन पत्नी वही रहेगी। अवनी ने सारी बात एक ही सांस में बता दी। मनन कुछ सोचकर बोला, क्या? लेकिन ये सब तुम अब बता रही हो जब सब कुछ हो चुका है, सिर्फ अंगूठी डालनी बाकी है। उसे यहाँ आए हुए इतनी देर हो गई है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अवनी देखो, सॉरी अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करो। ये मेरा पहला प्यार है, ये ऐसा नहीं है। सच बताओ, मैंने तुम्हारी शादी का विरोध किया था, क्या तुम इसलिए ऐसा कर रही हो? तुम्हें पता ही क्या है इसके बारे में? मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें मुझसे परेशानी है तो मुझे कहो, प्लीज़ उसे कुछ मत कहो। अगर तुम कहती हो कि तुमने उसे किसी के साथ देखा है तो उसने भी तो तुम्हें देखा होगा। अगर वो ऐसा होता तो वो अब तुम्हें देखकर पहचान लेता और मुझे आने ही नहीं देता। मानवी को अवनी पर शक होने लगा। दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों आपसे दुश्मनी रखूंगी? मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अवनी मानवी का हाथ पकड़कर बोली। लेकिन अवनी, दी की बात भी सही है। अगर वो ऐसा आदमी होता तो दी को तुम्हारे साथ आने ही नहीं देता, मनन बोला। लेकिन मनन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर अब इसे नहीं रोका तो बाद में दी की जिंदगी खराब हो जाएगी, अवनी बोली। अवनी की बात सुन मानवी ने मनन को गले लगा लिया और रोने लगी। मनन प्लीज, मुझे इससे शादी कर लेने दो, मैं इसके बिना मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है कि उसे पैसे का लालच नहीं है। उसने पैसे उधार लिए थे, वो लौटा भी दिए हैं। अगर वो हमसे गरीब है तो क्या वो पैसे का भूखा है? मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये बातें तुम्हारी शादी के वक्त अवनी को कही थी कि इसने तुमसे पैसे के लिए शादी की है, इसलिए शायद ये ऐसा कर रही है। मनन, इसे समझाओ। अवनी बोली, दी समझने की ज़रूरत आप लोगों को है, आप उसके झूठे प्यार को नहीं देख पा रही हैं। अवनी, बहुत हो गया, तुम्हें दिख नहीं रहा है दी रो रही हैं? लेकिन तुम तो ज़िद्दी हो, अपनी जिद थोड़े ही छोड़ सकती हो। तुमने किसी और की फीलिंग्स की कद्र की है कभी जो अब करोगी? गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी ही है। मैंने ही तुम्हें ज्यादा सर चढ़ा लिया है। अवनी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें प्यार किया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे घर के मामलों से दूर हो जाओ, प्लीज चली जाओ यहाँ से। मनन को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने सारा गुस्सा अवनी पर उतार दिया। मनन मानवी के आंसू साफ करते उसकी बाह पकड़कर ले जाते हुए बोला, चलो दी, सब आपका वेट कर रहे हैं। मनन को मानवी की बात सच लगी। मानवी ने कितनी बार अवनी को विक्की से मिलाना चाहा पर वो मिलने नहीं गई। अब इस तरह जवाब देंगे तो उनकी जगह सही होगी और रिश्ता अलग टूटेगा। और उन्हें पक्का पता भी नहीं है कि अवनी सच कह रही है या झूठ। उसने सोच लिया था कि वो इस बात की जांच बाद में कर लेंगे, अभी तो सिर्फ सगाई ही है, कोई शादी थोड़े ही कर रहे हैं। ये सोचकर वो अवनी को वहीं छोड़कर मानवी को लेकर चला गया। अवनी के शरीर से मानो जान निकल गई हो। मनन ने उसे इस तरह कभी ट्रीट नहीं किया था। वो चुपचाप होटल से निकली और घर आ गई। अवनी अपने कमरे में बैठकर बहुत रोई। मनन ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया? मैंने इसके परिवार को एक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये मुझे कहता है कि मैं उसके घर के मामलों से दूर रहूं। उसके घर के, आज वो उसका घर हो गया और मैं पराई। ये भी कह रहा था कि मुझे सर पर चढ़ा कर रखा है। मैंने सर पर चढ़ने जैसा क्या किया? मैं तो दीदी का भला चाहती थी और उसने मुझे इतना सब कुछ सुना दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं क्यों उसकी बात सुनूं? सोचकर वो सूटकेस में कपड़े और ज़रूरत का सामान रखने लगी। फिर वो बैठ गई। मैं कुछ देर तक उसका इंतज़ार कर लेती हूँ। अगर मनन मुझे लेने आ गया और माफ़ी मांग ली तो मैं माफ़ कर दूँगी और फंक्शन में चली जाऊँगी। पर उसे घर में आए घंटा हो गया था पर कोई नहीं आया। घड़ी के साथ उसका रोना बढ़ता जा रहा था। न कोई आया और न किसी ने फ़ोन किया। उसने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। उसने अपनी कॉपी में से पेज फाड़ा और उस पर लिखने लगी, मनन, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा घर में वेट कर रही हूँ। खुद नहीं आना था, किसी को भी भेज देते, पापा को ही भेज देते, मैं मान जाती मनन, पर अब मैं जा रही हूँ। तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं रही है। तुमने मुझे जिस तरह हाथ जोड़कर जाने को कहा उस हिसाब से तो मुझे कब का चले जाना चाहिए था,
पर मुझे फिर भी उम्मीद थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तुम आओगे पर तुम नहीं आए। तुमने कहा न कि मैं ज़िद्दी हूँ, तो अब मेरी ज़िद देखना। तुमने हाथ जोड़कर मुझे तुम्हारी फैमिली, जिसे मैंने अपनी फैमिली मान लिया था, को छोड़ देने को कहा। मैं सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ, मैं ये घर छोड़ रही हूँ। जाते हुए एक विनती करती हूँ कि ये लड़का ठीक नहीं है। धी की शादी इससे मत करना, एक बार जांच जरूर करना। उसने वो खत लिफाफे में डालकर बेड पर रखा और वहां से चली गई। घर पर नौकर थे, इसलिए उसे घर बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने टैक्सी ली और चल दी। वो टैक्सी में भी रोए जा रही थी। होटल में मनन को अवनी पर बहुत गुस्सा था। सभी फंक्शन में बिजी थे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि अवनी नहीं है। मानवी ने मनन को बुलाकर कहा, मनन, अवनी नाराज हो गई है शायद, जा उसे ले आ। अपने आप आ जाएगी। वो हमेशा खुद को ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है। उसे मना करने के बावजूद भी मानी नहीं। अब मैं क्या करता? अपनी गलती का एहसास होगा तो आ जाएगी, मनन बोला। रिंग डालने की रस्म हुई तो मनन की मम्मी ने तय किया था कि मानवी को रिंग अवनी पकड़ाएगी। उन्होंने हर तरफ देखा, अवनी नहीं दिखी। फिर उन्होंने मनन से कहा, मनन, ये रिंग आगे लेकर जानी है, पर वो कहीं दिख नहीं रही है। लाओ, रिंग मैं ले जाता हूँ। अवनी की तबीयत थोड़ी खराब है, वो रेस्ट करके आ जाएगी। कहकर उसने रिंग की प्लेट ली और जाकर मानवी को दे दी। कीर्ति भी अवनी को ढूंढ रही थी। उसे लगा कि शायद अवनी इससे नाराज हो गई है। उसने फ़ोन करने को फ़ोन निकाला, पर उसे अवनी के गुस्से का पता था कि अगर उसने अब छेड़ा तो गुस्सा होगी। सो उसने सोचा बाद में ही बात कर लूँगी। ये सोचकर उसने फ़ोन वापस रख लिया। रिंग की रस्म के बाद मनन ने अवनी को हर तरफ ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखी। उसने स्टोर में भी देखा, पर वो वहाँ भी नहीं थी। उसने अवनी को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। अब वो परेशान हो गया। उसने घर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया। नौकर ने उठाया। मनन ने पूछा, तुम्हारी अवनी मैडम आई हैं क्या? हाँ जी सर जी, वो ऊपर अपने कमरे में है, नौकर बोला। ठीक है, उसे कुछ मत कहना, कहकर मनन ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके दिल को तसल्ली हुई कि वो घर पर है। वो फिर काम में लग गया। अवनी आनंद पापा के घर आ गई। वो वहाँ बैठी रही। फिर उसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अगर मम्मी पापा को भी मेरी ही गलती लगी और उन्होंने मुझे वापस जाने को कहा तो? ये सोचकर वो उठकर चल दी। उसने तय किया कि वो इनसे कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन कहाँ जाएगी उसका कोई जानकार भी नहीं था। उसने बहुत सोचा, तब उसे दीप्ति की याद आई। उसने दीप्ति को फ़ोन नंबर ढूंढा। फिर उसने फ़ोन मिलाकर देखा। फ़ोन मिल गया। हेलो दीप्ति। कौन बेटा? मैं दीप्ति की मम्मी बोल रही हूँ। दीप्ति तो मुंबई पढ़ने चली गई है, दीप्ति की मम्मी बोली। आंटी, मैं अवनी बोल रही हूँ, आप मुझे उसका एड्रेस लिखा दीजिए। मैं किसी काम से मुंबई ही जा रही हूँ, मुझे पता चला था इसलिए ही फ़ोन किया। अवनी बोली। ओ अवनी, तुम बेटा कैसी हो? अच्छा, मैं भेजती हूँ, दीप्ति की मम्मी बोली। अवनी ने टैक्सी की और रेलवे स्टेशन पहुँच गई। उसने फास्ट ट्रेन की टिकट ली। ट्रेन आधे घंटे में वहाँ से चल दी। उसने दीप्ति को फ़ोन किया। दीप्ति की मम्मी ने उसे अवनी का नंबर दिया था तो उसने फ़ोन झट से उठा लिया। अवनी बोली, हेलो दीप्ति, मैं 10 बजे मुंबई पहुंच जाऊंगी। दीप्ति बोली, अवनी, कितने साल गुजर गए, तूने कभी फ़ोन भी नहीं किया, आज अचानक मिलने की क्या सूझी? सॉरी दीप्ति, मैं सब कुछ मिलने पर बताऊंगी, अवनी बोली। ठीक है, मैं लेने आ जाऊंगी। अब अवनी की चिंता कम हो गई थी। सारे रास्ते मनन के बोल उसके कानों में गूंजते रहे। उसे पता ही नहीं चला वो कब सो गई। उधर होटल में सब मनन से अवनी के बारे में पूछ रहे थे। पहले मनन की मम्मी ने पूछा, फिर मानवी ने पूछा। मनन ने सबको एक ही जवाब दिया कि अवनी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर चली गई। अवनी की मम्मी ने चिंता में पूछा, क्या हुआ मनन, कोई सीरियस बात तो नहीं है? नहीं मम्मी जी, सब ठीक है, मनन बोला। तब उन्होंने भी और नहीं पूछा। फंक्शन के बाद वो लोग आधी रात के करीब घर आए। सब अपने अपने कमरे में चले गए। जब मनन अपने कमरे में आया तो अवनी को न पाकर वो परेशान हो गया। उसने टॉयलेट में देखा, फिर बालकनी में देखा, पर वो कहीं भी नहीं दिखी। उसने सारा घर देखा, छत भी देखी, पर अवनी वहाँ भी नहीं दिखी। उसने अवनी को फ़ोन मिलाकर देखा तो फ़ोन बंद आ रहा था। उसने अवनी के पापा को फ़ोन किया। हेलो पापा जी, अवनी वहाँ आई है क्या? नहीं तो, क्या बात हुई? आनंद ने हैरानी से पूछा। पापा, मम्मी को मत बताना, अवनी घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, वो बोला। क्या? कब? कैसे? ऐसे कैसे चली गई? वो ऐसी तो है नहीं। मैं आता हूँ तेरे पास, हम मिलकर ढूंढते हैं, आनंद बोला। नहीं पापा, रात बहुत हो गई है, आप जाओगे तो मम्मी भी परेशान हो जाएंगी। मैंने घर पर भी किसी को नहीं बताया। मैं नौकरों से बात करता हूँ, उसके बाद देखते हैं, मनन बोला। मनन, हमारी बेटी नहीं मिल रही है, इतनी रात हो गई है, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, मुझे खबर देते रहना, आनंद बोले।
मनन ने जाकर नौकर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, सर आप इस वक्त? वो अवनी कहाँ है? तुमने तो कहा था घर पर है, मनन ने चिंता में पूछा। हाँ जी सर, वो उस वक्त घर पर ही थी, बाद में एक सूटकेस लेकर गई, मैंने सोचा कि होटल ही गई होंगी। क्या सूटकेस लेकर गई? सुनकर मनन वापस अपने कमरे में आया और उसने अलमारी खोलकर देखी। उसमें अवनी का सूटकेस, कपड़े वहाँ नहीं थे। उसने सर्टिफिकेट देखा तो वो भी वहाँ नहीं थे। मनन सर पकड़कर बैठ गया, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। चली कहाँ गई वो? सोचते हुए उसे कीर्ति की याद आई, पर उसके पास कीर्ति का नंबर नहीं था, सो उसने विपिन को फ़ोन किया। विपिन सोने की तैयारी में था कि मनन का फ़ोन देखकर उसी वक्त उठा लिया। हेलो विपिन, यार अवनी कहाँ चली गई है? प्लीज़ कीर्ति से पूछ ले, उसे कुछ पता है। भाभी कहाँ चली गई? बात क्या हुई, क्यों चली गई? विपिन ने हैरानी से पूछा। तू ये सब छोड़, तुझे मिलने पर बताऊंगा, फिलहाल तू उसे फ़ोन कर। ऐसा कर, उसका नंबर दे, मैं ही बात करता हूँ, मनन बोला। विपिन ने उसे नंबर लिख दिया। मनन ने फिर कीर्ति को फ़ोन लगाया। कीर्ति ने इतनी रात को अनजान नंबर देखकर फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब दोबारा बजा तो उसने उठा लिया। दूसरी तरफ से मनन बोला, हेलो अवनी। मनन को लगा कि ये अवनी ही है। उसने मेरा नंबर देखकर पहले फ़ोन उठाया नहीं और अब उठा लिया। हेलो जीजा जी, मैं कीर्ति हूँ। क्या बात है, अवनी के प्यार में आप मुझे भी अवनी ही बुलाए जा रहे हो? कीर्ति ने मजाक किया। सॉरी, मुझे लगा अवनी होगी, अवनी मिल नहीं रही है, वो तुम्हारे पास तो नहीं आई, मनन रुआंसा सा बोला। नहीं, वो मुझे मिली ही नहीं। जब उसने मुझे वहाँ बात क्लियर करने के लिए बुलाया था और मैंने कह दिया था कि मैंने उस लड़के को देखा ही नहीं, मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज़ हो गई है, इसलिए मुझे नहीं मिली। वो कहाँ गई होगी? कीर्ति बोली। कीर्ति से बात करने के बाद उसने आनंद को दोबारा फ़ोन किया। पापा, सबसे बात कर ली, वो कहीं नहीं है। नौकर ने बताया कि वो सूटकेस लेकर गई है। पापा, सब मेरी गलती है, मुझे पता होता कि वो ऐसा करेगी तो मैं उसे कभी नहीं डांटता। मनन रोने लगा। बेटा रो ना, हम अभी आते हैं, आनंद बोला। मनन ने मानवी और मम्मी पापा को भी जगा दिया। सब हैरान रह गए कि ये हो क्या गया, अवनी ने ऐसा क्यों किया। आनंद और विपिन भी आ गए थे। मानवी मनन को बोल रही थी, मनन शायद हमने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। देखो, यहाँ बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। तुमने एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन देखे हैं? आनंद बोला। पापा, नौकर के बताने के अनुसार वो 3-4 घंटे पहले चली गई थी, इसलिए अब कहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मनन बोला। पर हम सीसीटीवी की फुटेज से ये तो देख सकते हैं कि वो गई कहाँ है, आनंद बोले। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मनन बोला। फिर विपिन से बोला, चलो विपिन, हम दोनों पता करने चलते हैं। ऐसा करते हैं, मैं और आनंद साहब हम एयरपोर्ट जाते हैं, तुम दोनों रेलवे स्टेशन हो जाओ, मनन के पापा बोले। उन्होंने ऐसा ही किया, पर अवनी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि अवनी ने भी इन्हीं से पढ़ाई सीखी थी। उसके पास इन दोनों जैसी चालाकी और दिमाग था। उसने किसी और को भेजकर टिकट मंगवा लिए थे, इसलिए किसी सीसीटीवी में उसकी फ़ोटोज़ नहीं आई थी। चारों निराश होकर घर आ गए। मुंबई सुबह 11 बजे के करीब अवनी मुंबई पहुंच गई। करीब 10 बजे उसने अपना फ़ोन ऑन कर लिया था। दीप्ति के फ़ोन आने शुरू हो गए थे। मनन का भी फ़ोन आया, पर उसने उठाया ही नहीं। तब मनन ने मैसेज किया, अवनी, ये जिद अच्छी नहीं होती, घर में सभी परेशान हैं। ये पढ़कर अवनी को और गुस्सा आ गया। मैं जिद कर रही हूँ? बोले तुम, मुझे सुनाया तुमने, और ज़िद्दी मैं? ये कैसा दस्तूर है, लड़की ही सब क्यों सहे? अरे अपना घर बार छोड़कर लड़के के घर आती है, उन्हें अपनाती है, फिर एक झटके में वो कैसे कह देते हैं कि मेरे परिवार की बातों में दखल ना दो, चली जाओ यहाँ से। इसलिए कह देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि वो जाएगी कहाँ। सच भी है, माँ बाप के पास जाओ तो वो भी उसे ही समझा कर वापस भेज देंगे, लेकिन उसके आत्मसम्मान का क्या है? अवनी को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो सोचे जा रही थी कि कैसे मनन ने पीछे पड़कर शादी की थी और आज इस तरह बोला। मैं सिर चढ़ी हूँ, मैं ज़िद्दी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी बहन की उस लड़के से लाइफ बचानी चाहिए। नहीं, जो भी हो जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो अपने ही ख्यालों में खोई थी कि दीप्ति आ गई। उसने अवनी के कंधे पर हाथ मारा और बोली, कहाँ खोई हो जनाब? अरे दीपू, कहकर अवनी उसके गले लग गई। दीप्ति अपने कार से आई थी। वो उसे लेकर एक बिल्डिंग के पास रुक गई। फ्लैट बहुत सुंदर था। दीप्ति एक कंपनी की हेड मैनेजर थी। ये फ्लैट उसी कंपनी के तरफ से मिला हुआ था। कार उसकी अपनी थी। 3 बेडरूम थे। दीप्ति ने उसे दिखाया, ये मेरा बेडरूम है, तुम इन दोनों में से कोई भी ले लो। कोई नहीं, कोई भी चलेगा, तुम तो बड़ी तरक्की कर रही हो।
मैंने तो सोचा था कि तुम किसी घर में पीजी रह रही होगी। तुम्हारा फ्लैट तो बहुत बढ़िया है, अवनी बोली। हाँ, मेरी कंपनी अच्छी है, फिर मैं मेहनत भी तो इतनी करती हूँ। वो काम की वैल्यू देते हैं, दीप्ति बोली। फिर वो लोग बैठकर बातें करती रही। अवनी ने बहुत सोचने के बाद उसे बताया, दीप्ति, असल में मैं अपने पति से लड़कर आई हूँ। क्या पति? तेरी शादी हो गई? दीप्ति ने हैरान होकर पूछा। मनन याद है तुझे? मेरी शादी उससे ही हुई है, सब कुछ ठीक था। मनन? तूने मनन से शादी कर ली? कमाल है, बचपन के लवर, बड़े होकर शादी। पर लड़ाई क्यों हो गई? बस बात कुछ भी नहीं थी, उसकी बड़ी बहन की शादी थी। मैंने उस लड़के को किसी और लड़की के साथ देखा था। अब मुझे सगाई से पहले उसे मिलने का मौका नहीं मिला। सगाई के वक्त ही मैंने उसे देखा तो मैंने मनन और उसकी बहन को हकीकत बताई, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तब अंत में मनन मुझसे हाथ जोड़कर बोला कि मेरी फैमिली के बीच में मत बोलो, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं चली आई। क्यों रहती वहाँ? अवनी बोली। मनन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तेरी बात भी सुननी चाहिए थी। तू अपनी मम्मी के पास चली जाती। मैंने मम्मी की दूसरी शादी करा दी है। मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे समझा बुझाकर मनन के पास भेज देते, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तू ही बता कि क्या ये ठीक है? जो लड़की तुम्हारे लिए अपने माँ बाप छोड़कर आई है, उसे तुम जब भी दिल करे इतनी आसानी से कह देते हो, मेरी फैमिली से दूर रहो, मेरे घर से निकल जाओ। भला हमारा कोई वजूद नहीं? अभी मैसेज आया, उसमें भी अपनी गलती नहीं माना, उल्टा मुझे कहता है जिद छोड़ दो, जैसे मैंने जिद पकड़ी हो। कोई बात नहीं, तुम बेझिझक यहाँ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा चल, खाना खाएं, तुझे भूख लगी होगी, जल्दी से हाथ धोकर आ जा, दीप्ति बोली। अवनी हाथ धोकर आ गई, दोनों बैठकर खाना खाने लग गई। वाह दीप्ति, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। अरे कहाँ, मैंने खाना बनाने वाली मेड रखी हुई है, वो सुबह खाना बना कर जाती है, फिर शाम को दोबारा आकर बना देती है, दीप्ति बोली। ओह, तेरे तो ठाठ हैं, बाकी के कामों के लिए भी काम वाली है कि खुद ही करती है? अवनी बोली। नहीं, मैंने सारे कामों के लिए काम वाली रखी है। जो खाना बनाती है वो बर्तन भी कर देती है और सफाई पोछे वाली कपड़े धो देती है, दीप्ति बोली। फिर तो मैं सारा दिन बोर हो जाऊंगी अगर तेरे खाना और बर्तन मैं कर दूँ तो, अवनी बोली। नहीं, ये ठीक नहीं है, तू अपनी पसंद का काम कर, बाकी अगर नहीं भी करना है तो ना सही। अभी तेरी दीप्ति की सैलरी इतनी है कि वो तुम्हें खिला सकती है, दीप्ति बोली। मनन फोन बजाता रहा, मानवी ने भी किया, दोनों मम्मियों ने भी किया, पर अवनी ने किसी का फोन नहीं उठाया। वो अपने इरादे पर कायम रहना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो वापस जाए दिल्ली। मनन को सबने कहा कि जाकर अवनी को ढूंढ लाओ, पर उसने कहा वो अपनी मर्जी से गई है, आ भी अपनी मर्जी से जाएगी, मैं क्यों उसे लेने जाऊं? बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़े ही है, इतने आसानी से तोड़ दो, मम्मी बोली। पर यह बात उसे भी तो सोचनी चाहिए, कहकर मनन वहां से चला गया। उसने कीर्ति की मदद से उस लड़की का पता लगाया। जब वो लोग उसके घर गए, उसने दरवाज़ा खोला, वो पहले ही सतर्क थी। बिक्की उस वक्त घर पर ही था, उन लोगों को देखकर पिछले गेट से भाग गया। उसने उनसे पूछकर, हाँ जी, आप कैसे आए? तुम बिक्की को कैसे जानती हो? मनन ने पूछा। मैं किसी बिक्की को नहीं जानती, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसकी फ़ोटो दिखानी है तुम्हारे पास? विपिन बोला। जी मैं दिखा देती हूँ, कहकर उसने फ़ोन खोलकर फ़ोटो निकाल कर दिखाई। ये बिक्की नहीं था। तब मनन को बहुत गुस्सा आया। अवनी क्यों झूठ बोल रही थी? उसे ये करके क्या मिलता? शायद मानवी ही सही कह रही थी कि अवनी ने ये अब बदला लेने के चक्कर में किया, पर इस बार मैंने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाई। तुम्हें क्या लगता है? इस लड़की ने हमें सही फोटो दिखाई है, विपिन ने पूछा। क्या कह सकते हैं, जब हमें पता ही नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, यूं ही निर्दोष विक्की पर इल्जाम नहीं लगा सकते। पर मुझे अवनी पर हैरानी होती है, वो कैसे गारंटी से कह रही थी कि वो लड़का विक्की ही है। मेरा दिल करता है कि मैं उसकी बात मान लूं, पर मैं क्या करूं? मनन बोला। विपिन बोला, मनन, तुम्हें लगता नहीं है कि तुमने उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? भाभी छोटी सी बात पर ऐसे नाराज नहीं होती। हाँ जीजाजी, अवनी ऐसी नहीं है कि जरा सी बात पर इतना बड़ा कदम उठा ले। कोई बड़ी बात ही हुई होगी, कीर्ति बोली। मैंने उसे कुछ भी फालतू नहीं बोला। वो दी मेरे कंधे पर सिर रखे रोए जा रही थी और अवनी अपनी ही बात कहे जा रही थी। मैंने उसे एक दो बार चुप होने को कहा, पर वो चुप ही नहीं हो रही थी, सो मैंने उसे थोड़ा गुस्से में चुप होने को कह दिया होगा, और क्या। अब इस बात पर घर छोड़कर कौन जाता है? अब उसे मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे भी नहीं है उसकी फिक्र। नहीं आती है तो न आए, मनन बोला।
मुंबई अवनी को उसकी मम्मी का फ़ोन आया, उसने उठाया नहीं। फिर आनंद का फ़ोन आया, उसने वो भी नहीं उठाया। लेकिन जब आनंद ने दोबारा फ़ोन किया तो उसने उठा लिया। हेलो पापा, शुक्र है तुझे याद तो है कि कोई तेरा पापा भी है। 2 दिन हो गए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? आखिर कहाँ हो तुम? कम से कम हमारे पास तो आती, बात तो करती। आनंद ने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू हो गया। पापा, आने को मैं आ जाती, पर मुझे पता है कि मम्मी ने समझा बुझाकर मुझे वापस मनन के पास भेज देते और उसे अपनी गलती का एहसास न होता। अवनी बोली, क्या कह रही हो? ऐसा क्या कहा मनन ने? हमने उससे पूछा था तो वो कह रहा था कि तुमने विक्की को गलत साबित करने की जिद की थी, तो उसने तुम्हें डांट दिया। अब हमें अगर तुम बताओगी तो पता चलेगा ना, आनंद बोला। पापा, बस यही बात है कि वो अपनी गलती माने। पापा, मैंने उस विक्की को किसी लड़की के साथ देखा था, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाई। पापा, मैं जिद मानवी दी की भलाई के लिए कर रही थी, पर वो ये बात समझ ही नहीं रहे थे। पता है पापा वो क्या बोला? वो कहता है कि उसने मुझसे प्यार करके गलती की और फिर हाथ जोड़कर कहता है, मेरी फैमिली के मामले में मत पड़ो और चली जाओ यहाँ से। पापा, आपको बता नहीं सकती कि उसने किस ढंग से ये सब कहा था। मैंने 1 घंटा घर पर वेट किया था, पूरा 1 घंटा। पापा, आपको पता है कितना रोई थी मैं? वेट करती रही कि कम से कम एक फ़ोन ही कर दे, लेकिन उसने नहीं किया। फिर मैंने 2 घंटे उसके फ़ोन की वेट किया, पर उसने फ़ोन भी नहीं आया। तब मुझे एहसास हुआ कि उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ये सब कहते हुए अवनी अब भी रो पड़ी। बेटा, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, उसने गलती की, पर तुम चली गई। अब इसमें बुरा किसका होगा? मानवी का, है ना? देखो, उसने बहुत गलत किया, तुम्हें उल्टा सुल्टा बोला, पर बेटा तुम चली गई। अब कुछ दिनों में मानवी की शादी हो जाएगी उसी विक्की से। क्या फिर तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? पापा बोले। क्या? मनन ने पता नहीं किया? कब है शादी? अवनी ने पूछा। अगले महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बचे हैं। पापा मैं अकेली क्या करूं? अवनी ने बेचारगी दिखाई। ठीक है, मैं तेरी हेल्प करूंगा। मनन की क्लास बाद में लूंगा, पहले ये काम करते हैं, पर इसके लिए तुम्हें यहाँ आना होगा। पर पापा, मम्मी मुझे नहीं रहने देंगी, वो मनन को ज़रूर बता देंगी। अवनी बोली, सुनो, मुझ पर भरोसा है ना तो सुनो। उन्होंने धीरे धीरे बात की ताकि उसकी मम्मी न सुन ले। ठीक है पापा, मैं कल ही आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। दीप्ति पास बैठी सब सुन रही थी। वो अवनी से बोली, अब क्या हुआ? बस मान गई? दीप्ति, शायद पापा ठीक कह रहे हैं, हम दोनों अपनी लड़ाई में दीदी का नुकसान करा देंगे। अब मैं जाऊंगी, पर उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं विक्की की पोल खोल कर रहूंगी। अवनी बोली, बात तो ठीक कह रही है यार, मेरा दिल कर रहा है मैं भी चलूं। बहुत देर हो गई है, अपना शहर नहीं देखा। मैं भी चलूं तेरे साथ? दीप्ति ने पूछा। चल, अगर चलना है तो, अवनी बोली। पर क्या करूं यार, मैं यहाँ का काम छोड़ नहीं सकती। पर कोई नहीं, तेरी मनन से सुलह हो जाए फिर जरूर आऊंगी, दीप्ति बोली। दीप्ति, मैंने कल जाना है, मैं तैयारी कर लूं? अवनी बोली। यार तू अभी आई है और हमने अभी तक ढंग से बातें भी नहीं की, कहीं घूमने भी नहीं गए। सच, तूने तो अभी तुम्हारी शादी कैसे हुई ये भी नहीं बताया, दीप्ति बोली। हाँ दीप्ति, एक और बात याद आई, तूने मुझसे एक बार भी करम के बारे में नहीं पूछा, अवनी बोली। मैं उसके बारे में क्यों पूछूं जिसने कभी मेरी सुध ली ही नहीं? वो किसी और को चाहता था, उसी के पीछे पड़ा रहता था। मैंने भी उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, दीप्ति बोली। हाँ जानती हो, तेरे जाने के बाद वो मेरा इकलौता दोस्त था, पर हमारी शादी के बाद वो अमेरिका चला गया, अवनी बोली। जाने दे, मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। दीप्ति, तुझे कोई और मिला? मेरे पास इन सब कामों के लिए कोई वक्त नहीं है। एक बार दिल पर हाथ रखकर सच बता, क्या तू उसे सच में भूल गई है? अवनी, अगर कह भी दूं कि नहीं भूली तो भी कुछ नहीं हो सकता। वो तुझे चाहता था, वो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहूँ कि उसने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मेरे पास भी आया था, मैंने भी इधर उधर फ़ोन किए, पर तेरा पता ही नहीं चला। इस बार पता नहीं कैसे ये नंबर मिल गया, अवनी बोली। अवनी, असल में स्कूल के बाद मैंने करम से अपने प्यार का इजहार किया था, तो उसने मुझे साफ कह दिया कि वो तुम्हें चाहता है। मैंने उसे बताया भी कि तुम मनन को चाहती हो और मनन तुम्हें, पर वो कहता है कि ये दोनों एक नहीं हो सकते। अवनी की शादी मुझसे ही होगी। उस दिन मेरा दिल टूट गया। तब मैंने यहाँ बीटेक में एडमिशन ले लिया। सोचा था उसे भूल जाऊंगी, पर इतने साल हो गए, जब भी किसी लड़के को देखती हूँ तो उससे कंपेयर करने लगती हूँ, पर कोई उस जैसा नहीं है। पता नहीं क्यों कोई भी उस जैसा नहीं है। दीप्ति खुद में ही खोए बोले जा रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम आज भी उसे चाहती हो। दीप्ति, करम अच्छा लड़का है, उसने मेरी और मनन की शादी में बहुत साथ दिया है। अब मैं तुम दोनों को मिलाने में साथ दूंगी, अवनी पैकिंग करती हुई बोली।
नहीं अवनी, अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मिल जाएंगे, दीप्ति बोली। हाँ दीप्ति, जैसे हम दोनों मिले हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी और मनन की लड़ाई होगी और मैं इस तरह तुम्हारे पास आऊंगी, वो भी इतने साल बाद। अवनी बोली। आई भी अब जा भी रही हो, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, दीप्ति ने गाना गाते हुए कहा। यार दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा है जाने का, पर क्या करूं, अगर नहीं गई और दी की शादी उस विक्की से हो गई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सब सॉल्व हो गया फिर मैं आ जाऊंगी, ओनी बोली। तू रहने दे, एक बार मनन ने आकर तुझसे माफ़ी मांग ली तो तुम हिलाती हुई उसके पीछे चली जाओगी। अब चाहे जो भी कह लो, दीप्ति ने हंसते हुए कहा। दीप्ति की बच्ची, एक बार करम को आ जाने दो, फिर देखेंगे कौन फिरता है अपनी बात से, अवनी बोली। फिर कुछ रुक कर दोबारा बोली, वैसे सच कह रही है तू, मनन ने इतना बुरा भला कहा, चाहे थप्पड़ भी मार लेता, पर अगर कल को वो आकर एक बार कह दे कि अवनी मुझसे गलती हो गई, या सिर्फ अवनी कहकर नम आंखों से मेरी तरफ देख भी लेगा, तो भी मैं उसे माफ़ कर दूंगी। पता नहीं भगवान ने हम औरतों को किस मिट्टी से बनाया है, अवनी बोली। हाँ यार, ऐसा ही है, हमारा गुस्सा जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। शाम को अवनी टैक्सी से एयरपोर्ट चली गई। वो दूर तक दीप्ति को बाय करती रही। पापा ने दिल्ली की फ़्लाइट टिकट पहले ऑनलाइन ले ली थी। उसने समय पर जाकर फ़्लाइट ले ली और 2 घंटे में वो दिल्ली एयरपोर्ट पर थी। बाहर उसे पापा लेने आए हुए थे, वो उसे लेकर सपना के घर छोड़ आए। सपना अकेली ही रहती थी, आनंद ने पहले ही उससे बात कर ली थी और वो अवनी को अपने घर छुपाने को मान गई थी। बेटा कैसी है तू, पापा ने पूछा। पापा, जब तक मैं उस विक्की को और मनन को गलत साबित नहीं करती तब तक मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, अवनी बोली। गुड, ये हुई ना आनंद बेदी की बेटी वाली बात, पापा बोले। फिर जेब से कुछ निकाल कर देते हुए बोले, ये रहा उस विक्की के गांव का एड्रेस। ये लोग बुलंदशहर यूपी से आकर नोएडा में बस गए हैं। ऐसा लगता है मानो इनके हाथ कोई खजाना लग गया हो, क्योंकि गांव में उसकी मम्मी पापा दिहाड़ी किया करते थे। बड़ी मुश्किल से इसे पढ़ने शहर भेजा, फिर ये धीरे धीरे उन्हें शहर भी ले आया। आज घोटाला कहाँ हुआ है ये तुम्हें देखना होगा। मैंने सपना तुम्हें दी, चाहिए तो राजेश को भी ले जाना, मैं उसे भी कह दूंगा। ठीक है पापा, राजेश भैया को सुबह जल्दी आने को कह दीजिए, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी सब होगा, अवनी बोली। वैसे मेरे ख्याल से तुम उस लड़की से भी एक बार मिल लेती, सपना ने सलाह दी। नहीं, इससे वो लोग सतर्क हो जाएंगे, हमने किसी को पता नहीं लगने देना है, अवनी बोली। चल अब खाना खाकर आराम कर लो, सुबह जल्दी निकल जाना। अब मैं भी घर चलूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लड़ाई सुलझाते सुलझाते मेरी बीबी ही मुझसे रूठ जाए, पापा हंसते हुए बोले। फिर पापा चले गए। पापा के जाने के बाद सपना ने राजेश को फ़ोन किया। हेलो राजेश, तुम्हें सर ने बता ही दिया होगा। हाँ जल्दी आ जाना, कार तो है, सर अपनी छोड़ गए थे, बस जल्दी से आ जाना। अगली सुबह वो 7 बजे वहाँ से बुलंदशहर के लिए चल पड़े। वो लोग 2-2.5 घंटे में बुलंदशहर पहुँचे। वो उस गाँव में गए, एक पढ़े लिखे बंदे ने उन्हें अपने घर बुलाया। तब अवनी ने उनसे पूछा, जी हम शहर से आए हैं, वो विक्की से हमारी बेटी की शादी है, इसलिए सोचा खुद आकर आप लोगों को न्योता दे आऊं। अवनी प्यार से बोली, शादी? कैसी शादी? उसकी तो शादी पहले से ही हो चुकी है, वो भी मेरी भतीजी के साथ। अजी आप बोलते क्यों नहीं, एक औरत बोली। जी मैडम, मेरे साले की लड़की शहर में पढ़ती थी, वो छुट्टियों में हमारे घर आई तो दोनों में प्यार हो गया, फिर ये शहर में मिलने लगे। हमारी लड़की तो पीछे पड़ गई कि शादी इससे ही करेगी। ये कमीने थे, कहते कि शहर में घर लिया है, उसकी कीमत दे दो, एक कार और एक कंपनी खोलने को पैसे दे दो। अब बेटी का मामला था तो सब कुछ दिया। अब तुम कह रही हो कि दूसरी शादी कर रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। आप हमें उस लड़की की फ़ोटो दिखा सकते हैं, क्योंकि एक लड़की को हमने उसके साथ देखा है। हम देखना चाहते हैं कि ये वही लड़की है कि कोई तीसरी है, राजेश बोला। वो औरत भागकर अंदर गई और विक्की की शादी की फ़ोटो ले आई। ये वही लड़की थी जो अवनी की जूनियर थी। अवनी ने वो फ़ोटो लेकर अपने फ़ोन पर फ़ोटो खींच ली। मनन उस दिन शाम को घर आया तो उसने टेबल पर पड़ा एक लेटर देखा। उसने उसे उलट पुलट कर देखा, फिर उसने खोला तो वो हैरान रह गया। अवनी का लेटर था। उसने पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अवनी को क्या कुछ कहा। उसे अपना हाथ जोड़कर उसे वहाँ से जाने को कहना और अपनी फैमिली को छोड़कर जाने की बात याद आ गई तो ये बात उसे बुरी लगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था, पर यह खत तो उस दिन का लिखा हुआ है, पर पहले तो वहाँ नहीं था, अब ये कहाँ से आ गया। उसने सफाई वाली को बुलाया, वो उसी वक्त वहाँ आई। आंटी, ये खत किसने रखा? बेटा, ये अलमारी के नीचे से निकला था, शायद हवा से उड़कर नीचे चला गया होगा, वो बोली। हाँ यही हुआ होगा, कहकर मनन ने उसे भेज दिया। फिर वो खत लेकर अवनी के घर आया।
और उसकी मम्मी के पास बैठकर बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अवनी को बुरा भला कहा। मैंने लड़ाई ख़त्म करने के लिए उसे वहाँ से जाने को कहा था, पर वो कुछ और ही समझी। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें घर छोड़ने की क्या बात है। शाम को अवनी, सपना और राजेश वापस आ गए थे। अवनी ने पापा को फ़ोन किया। वो बोले, मैं कुछ देर में आता हूँ। वो मनन आया हुआ है, उसे तुम्हारा खत आज मिला है। कहता है कि अलमारी के नीचे से काम वाली ने निकाला, उड़कर उसके नीचे चला गया होगा। पापा वो बाद में देखेंगे, पहले आप यहाँ आओ, बहुत ही अच्छी खबर है, अवनी बोली। वो जल्द से जल्द पापा को सब बताना चाहती थी ताकि वो ये शादी रुकवा सके। पापा मनन के जाते ही सपना के घर आ गए। अवनी ने उन्हें सारे सबूत दे दिए और बोली, पापा मैं कल ही वापस चली जाऊंगी। अरे ये भी कोई बात हुई भला, अभी पर्दा गिरने तक मुझे यहीं रहना चाहिए। क्या पता पिक्की फिर कोई चाल चल दे, हम इस तरह जल्दबाजी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। किसी को पता नहीं चलेगा। दिन में सपना के साथ फर्म में आ जाना, मैं 1-2 दिन में मनन से बात करता हूँ। बिक्की का घर नोएडा। बिक्की पूरा सातिर था। पहले उसने रश्मि को अपने बातों में ऐसा फंसाया कि रश्मि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने रश्मि से शादी करके उसके माँ बाप से पैसे लेकर नोएडा में घर बना लिया। पापा उसके थे नहीं, अपनी माँ को लेकर नोएडा आ गया। रश्मि को भी ले आया। जब से मानवी से चक्कर चलाया है, उसने रश्मि को अलग घर में रख दिया। सगाई वाले दिन बिक्की ने जब अवनी को देखा तो वो पहचान गया था कि ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है। उसने अवनी को, मानवी और मनन को एक साइड ले जाकर बात करते देख लिया था। तब उसे पता चल गया था कि अवनी ने सब बता दिया है, पर इसने मानवी को भी रश्मि की ही तरह बुद्धू बना कर रखा था। उन्हें सिर्फ बिक्की ही सही लगता था, बाकी सब गलत लगते थे। वही हुआ। मानवी बिक्की के पास आ गई और अवनी वहां से चली गई। अब बिक्की ने आगे के लिए जाल मजबूत कर दिया था। उसे पता था कि अवनी या मनन रश्मि के पास जरूर जाएंगे, सो उसने फ़ोटो एडिट करके रश्मि की किसी और के साथ शादी की फ़ोटो बना दी। यही नहीं, उसने रश्मि को अपने माँ बाप के घर जाने को कह दिया। वो रोज़ जुआ खेलता और उसकी किस्मत भी साथ दे रही थी। वो बार बार जीत रहा था। उसके पास काफ़ी पैसा जमा हो गया था, जिससे उसने छोटी सी कंपनी खोल ली। इसमें उसने मानवी से भी कई बार पैसे लेकर डाले। पहले मानवी ने मनन को बता दिया था, अब वो अवनी के कारण चोरी से ही देती रही। मनन की फर्म। मनन अपने ऑफिस में बैठा था। विपिन ने उसके आगे एक फ़ोटो रखते हुए कहा, ये लो, ये उस कमीने बिक्के की शादी के फ़ोटो है। तुमने ठीक कहा था, अब वक्त आ गया है उसे घेरने का। हाँ चलो, पापा की कंपनी चलते हैं, वहाँ दी और पापा को ये सब दिखाते हैं, तब दी को अक्ल आएगी। वहाँ किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? मनन ने विपिन से पूछा। अरे मैं और कीर्ति काले कोट पैंट पहन कर गए और कहा कि हमने बिक्की की कंपनी को लोन देना है, उसके शादी का सबूत चाहिए। उसकी मम्मी ने आपके पास भेजा है। रश्मि का पापा घर पर था नहीं, मम्मी ने झट से फ़ोटो दे दी, विपिन बोला। मनन ने मनोज को बुलाया। मनोज, ये कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, उनकी डिटेल्स लिख लेना, बात ढंग से कर लेना। ओके सर, मैं ढंग से कर लूँगा। आप मेरे सिर पर सारी फर्म छोड़कर जा सकते हैं, मनोज बोला। चला तो जाऊं, पर डर लगता है कि कहीं फर्म गिर न जाए, विपिन ने मजाक किया, क्योंकि मनोज का सिर टकला था। तीनों हंस पड़े। कार में विपिन ने मनन से कहा, मनन, भाभी को तुम पहले ही सब सच बता देते तो वो दूर नहीं जाती। नहीं विपिन, तुम अवनी को नहीं जानते। अगर मैं उससे कहता कि तुम बिक्की का मामला मुझ पर छोड़ दो तो उसने मानना नहीं था, इसलिए मैंने उसे वो बातें कही जो उसके दिल को लगे। पर मैं ये नहीं जानता था कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। मैंने उसका खत भी जानबूझकर अलमारी के नीचे कर दिया ताकि मैं कह सकूं कि मुझे मिला ही नहीं था। कल जब मेड को मिल गया तो मैंने जाकर उसके मम्मी पापा को दे दिया। मुझे इतना तो पता है, उसके मम्मी पापा को पता है कि वो कहाँ है। मम्मी को शायद ना भी पता हो, पर कल उसके पापा की बातों से साफ लग रहा था, क्योंकि जब हम बातें कर रहे थे तो उन्हें फ़ोन आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर बाहर चले गए बात करने। मैंने भी जानबूझकर वही बातें दोहराई कि अवनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिक्की तो बहुत अच्छा लड़का है, बस एक बार मानवी दी को उसकी सच्चाई दिखाकर ये सगाई तुड़वा दूँ, फिर अवनी को जाकर ले आऊँगा, चाहे वो कहीं भी हो। मनन मुस्कुरा कर बोला। अवनी पापा की बात मानकर कुछ दिन वहाँ रुक गई। वो रोज सपना के साथ ही फर्म आ जाती थी, फिर वो वहाँ पे काम देख लेती थी। अरुण मानवी को दिल से चाहता था। वो रोज चोरी छिपे मानवी को देखने आता था। उस दिन उसने देखा कि मानवी छुट्टी के बाद अपनी कार की जगह टैक्सी में गई। वो भी अपना बाइक लेकर पीछे लग गया। उसने टैक्सी से हमेशा की तरह दूरी बनाई रखी ताकि मानवी को पता न चल जाए। टैक्सी एक जगह रुक गई। वो भी दूर ही रुक कर फ़ोन कान से लगाकर किसी से बात करने की एक्टिंग करने लगा।
तभी एक कार आई। मानवी ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और कार में बैठ गई। अरुण दूर से सब देख रहा था। वो उसके पीछे लग गया। नोएडा में एक सुनसान सी फैक्ट्री के आगे वो कार आकर रुकी। उसमें से विक्की निकला। उसने आसपास देखा, फिर मानवी को बाहर निकाला। मानवी बड़े आराम से चल रही थी। अरुण को भी कोई दिक्कत नहीं लगी। उसे लगा कि विक्की की फैक्ट्री होगी, मानवी को दिखाने लाया है। वो वहाँ से वापस आ गया। रात को जब मनन घर आया तो मम्मी और पापा लिविंग रूम में बेचैनी से घूम रहे थे। मनन ने पूछा, क्या हुआ पापा? बेटा कहकर उसकी मम्मी उससे लिपट कर रोने लगी। मनन घबरा गया। क्या हुआ, मुझे कुछ बताओ तो। मनन, किसी ने मानवी को किडनैप कर लिया है, 10 करोड़ मांग रहे हैं, हम क्या करेंगे? पापा बोले। क्या, ये कैसे हो गया? उसके फ़ोन को ट्रैक करेंगे, सब पता चल जाएगा। मनन बोला। कैसे ट्रैक करेंगे? उसने साफ कहा है कि अगर पुलिस को बताओगे तो लड़की नहीं मिलेगी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, पापा बोले। पर पापा, हम ऐसे बैठे भी नहीं रह सकते, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, कहकर उसने आनंद को फ़ोन किया। हेलो पापा, आपसे एक काम था, आप हमारे घर आ सकते हैं, बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, आनंद बोले। मनन, उन्हें यहाँ मत बुलाओ, हो सकता है कि वो हम पर नज़र रख रहे हो, मनन के पापा बोले। पापा 1 मिनट, आप कहाँ हो? मैं ही आता हूँ, मनन बोला। मैं अभी फार्म में ही हूँ, आ जाओ बेटा, आनंद बोले। ओके, मैं आता हूँ, मनन बोला। फ़ोन रखते ही आनंद ने अवनी को बुलाया। अवनी, कहाँ रह गई? इधर आ, जल्दी आ बेटा। अवनी बोली, क्या हुआ पापा? वो मनन आ रहा है, जा कहीं छुप जा। अवनी अपने कमरे में छुप गई। थोड़ी देर में मनन आ गया। मनन बहुत घबराया हुआ था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बोला, पापा, किसी ने मानवी को किडनैप कर लिया है और बदले में 10 करोड़ मांग रहे हैं। पुलिस को बताने से मना किया है। कुछ समझ नहीं आया तो आपकी याद आई। आपने कई ऐसे केस देखे हैं, कोई ना कोई जानकार होगा, प्लीज़ हेल्प कीजिए। क्या? ज़रा सोचने दो, तुमने तो मेरा दिल ही हिला दिया। ठीक है, एक आदमी है मेरी नज़र में, मैंने उसका केस लड़ा था, मैं उससे बात करता हूँ, आनंद बोले। हेलो जेके, क्या हाल है? फ़ोन मिलते ही आनंद बोले। हेलो वकील साहब, क्या बात है, आज हम गरीबों को कैसे याद किया? जेके बोला। यार, मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे, प्लीज़ बच्ची को बचा लो। क्या? किसमें इतनी हिम्मत हुई? किस एरिया से हुई है? जेके ने पूछा। आनंद ने उनकी कंपनी का एड्रेस दे दिया और मानवी का फ़ोटो भी भेज दिया और बोला, देखो भाई, ये मेरी बेटी की ननद है, लड़की का मामला है, जितना जल्दी कर सको करना। बस आप आराम से सो जाओ सर, मैं बेटी को लेकर आया। मेरे एरिए में ही मेरी बेटी को किसी ने हाथ कैसे लगाया? जेके गुस्से में बोला। फ़ोन रखने के बाद आनंद ने मनन को सारी बात बताई। तब उसकी जान में जान आई। वो अपने घर वापस चल दिया। उसके जाते ही अवनी बाहर आई। उसने पापा से पूछा तो उन्होंने उसे सब बताया कि मानवी को किसी ने किडनैप कर लिया है। अवनी बहुत परेशान हो गई। उसका दिल किया कि वो अभी उनके पास चली जाए। मम्मी पापा परेशान होंगे। उसने पापा से कहा, पापा, मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो उससे नाराज़ हो, मनन को ऐसे ही माफ़ कर दोगी? पापा को अवनी की बात ठीक लगी। वो खुद भी यही चाहते थे, पर वो सुनना चाहते थे कि अवनी क्या कहती है। नहीं पापा, मैं अपनी लड़ाई में, अपने झगड़े में उनके दुख से दूर नहीं रह सकती। मुझे इस समय उनके साथ होना चाहिए। मम्मी बहुत दुखी होंगी, मैं आराम से बैठी नहीं रह सकती। आप चलते हैं तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, अवनी बोली। उधर अरुण घर वापस आ रहा था कि उसका दिल नहीं माना। उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो, तो वो फिर उसके पीछे चला गया। पर अब वहाँ न तो कार थी और न ही कोई आदमी था। वो फैक्ट्री में अंदर तक गया, तब अचानक से उसके सर पर किसी ने कुछ मारा और वो बेहोश हो गया। जेके किसी ज़माने में डॉन हुआ करता था, पर उसने सारे काम छोड़ दिए थे। अपनी बेटी के मरने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। उस वक्त इसका केस आनंद ने लड़ा था और उसको उम्र कैद की सज़ा को 10 साल करवाया था। इसलिए वो आनंद का एहसानमंद था। उसने उसी वक्त अपने बंदों को फ़ोन किया और सबको काम पर लगा दिया। 2 घंटे के अंदर उसने पता लगा लिया। वो अपने बंदे लेकर चल दिया। अरुण, अरुण, अरुण को मानवी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सामने कुर्सी से मानवी बंधी हुई थी और वो भी बंधा हुआ था। उसने कोशिश की खुद को खोल सके, पर बहुत टाइट बांधा हुआ था। उसने मानवी से पूछा, आप यहाँ कैसे फंस गईं? पता नहीं, विक्की मुझे फैक्ट्री दिखा रहा था, वहाँ कुछ लोग आ गए और विक्की से लड़ने लगे। फिर उन्होंने हम दोनों को पकड़ लिया। विक्की ने उन्हें डराने के लिए कह दिया कि मैं ग्रोवर की बेटी हूँ, तो वो विक्की को दूसरे कमरे में ले गए और मुझे यहाँ बंद कर दिया। कह रहे थे कि फिरौती मांगेंगे, लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? मानवी बोली।
मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपको अंदर आते देखा तो पीछे आ गया। किसी ने सिर पर डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद का मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, अरुण बोला। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि बाहर से दरवाज़ा खुला और 3 गुंडे अंदर आ गए। उन्हें होश में आया देखकर एक बोला, ओ तो होश आ गया दोनों को, कहकर वो मानवी के बालों को हाथ लगाने वाला था कि अरुण चिल्लाया, साले उसे हाथ मत लगाना वरना एक एक उंगली तोड़ दूंगा। वाह, एक और आशिक, अभी मुश्किल से एक को ठिकाने लगा कर आए हैं, अब ये दूसरा पैदा हो गया, कहकर उस बंदे ने उसे खींचकर मुक्का मारा। मानवी बोली, देखिए मेरे घर वाले आपको पैसे दे देंगे, बस हम दोनों को छोड़ दो। लो, बड़ा प्यार है दोनों में, उसे कुछ कहो तो इसको दर्द होता है और उसे कुछ कहो तो इसको। अब मेरे हाथों में खुजली हो रही है, इसे ही लाओ यहाँ, कहकर उसने अरुण को मारना शुरू किया। मानवी चिल्लाती रही पर वो नहीं रुका। अरुण का एक एक जोड़ तोड़ दिया था उन्होंने। तभी बाहर कारों की आवाज़ आई, मानो कई कारें आई हो। वो लोग डर कर वहीं रुक गए। दरवाज़ा खोलो, जेके सर आए हैं, उनका चौथा साथी जो बाहर पहरेदारी कर रहा था वो बोला। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही खोलने वाले के मुंह पर मुक्का लगा। जेके ने अंदर आते हुए कमरे का मुआयना किया, फिर उन दोनों को खोलने का इशारा किया। जेके सर आप यहाँ, उनका बॉस बोला। अब पहचाना मुझे? जब तुझे फ़ोन कराया था तो क्या बोला था, कौन जेके? जेके ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा। नहीं सर जी, मैंने सुना था आपने काम छोड़ दिया है, बस इसलिए मुझे लगा कोई लोफर यूं ही मस्खरी कर रहा है, बॉस बोला। शेर अगर शिकार करना छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मांस खाना भूल गया हो। आज भी तेरे जैसे पानी भरते हैं मेरा। इंस्पेक्टर ले जाइए इन्हें और अक्ल आने तक मारिए। वो एम्बुलेंस और पुलिस साथ लेकर आया था। उसी वक्त मानवी और अरुण को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। मानवी अरुण का हाथ पकड़कर रो रही थी। मनन के घर मनन ने फर्म से आकर मम्मी पापा को आनंद के साथ हुई बात बताई और बोला, पापा अब डरने की कोई बात नहीं है, आनंद पापा सब सेट कर देंगे। उन्होंने किसी डॉन का केस लड़ा था, वो हमारी मदद करेगा और मानवी दी को बचा कर लाएगा। भगवान हमारी मानवी ठीक हो बस, मम्मी रोती हुई बोली। तभी डोरबेल बजी। नौकर ने गेट खोला तो हैरान रह गया। वो बोला, मैडम आप? अवनी लगभग भागते हुए अंदर आई। उसने आते ही मम्मी के चरण छुए। मम्मी ने उसको गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, अवनी तू कहाँ चली गई थी? ये देख अपनी मानवी के साथ क्या हो गया। मम्मी आप चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ ही देर में दी हमारे सामने होंगी, अवनी ने उन्हें हौसला देते हुए कहा। उसके बाद उसने पापा के भी पैर छुए। उन्होंने भी वही सवाल किया, तुम कहाँ थी बेटा? तब तक आनंद भी अंदर आ गए। उन्होंने भी सबको हौसला दिया। अवनी ने मनन की तरफ देखा भी नहीं। मम्मी पापा परेशान जरूर थे पर वो सब कुछ देख समझ रहे थे, पर वो अभी इस मौके पर कुछ कहना नहीं चाहते थे। वो लोग बैठे बातें कर रहे थे कि आनंद का फ़ोन बजा। सबके कान खड़े हो गए। आनंद ने नंबर देखा, अवनी की मम्मी का फ़ोन था। सभी टिक कर बैठ गए। उन्होंने साइड पर जाकर फ़ोन उठाया। क्या हुआ मिसेस बेदी, फ़ोन क्यों किया? जी आज आप लेट हो गए तो मम्मी जी चिंता कर रही थी, उन्होंने पूछने को कहा है, अवनी की मम्मी बोली। हाँ जरा मनन के घर आया था, कोई काम था, उन्हें वापस आकर बताऊंगा, देर भी हो सकती है, चिंता मत करना, आनंद बोले। अवनी की मम्मी ने ठीक है कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर सभी बैठे चिंता करते रहे। मनन अवनी की तरफ देखता रहा पर उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मनन ने 1-2 बार बात करने की कोशिश की पर अवनी ने इग्नोर मार दिया। मम्मी पापा को मनन ने अवनी की ही गलती बताई थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं रहे थे कि अब आ गई है तो शांति रखे। अगर वो बात पूछेंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी। वैसे भी मियाँ बीबी की लड़ाई में किसी तीसरे का क्या काम। अवनी ने नौकरों से कहकर चाय बनवाई और उन लोगों को पीने को दी। मम्मी पापा ने शाम से कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया था। उसने मम्मी पापा से कहा, देखिए मम्मी जी, दी कुछ देर में आ जाएंगी, इस हालत में आप लोग उन्हें कैसे संभालोगे? चाय के साथ कुछ खा लीजिए। हाँ मम्मी जी आप खा लीजिए, आपका शुगर लेवल कम न हो जाए, मनन बोला। अवनी और मनन के कहने पर मम्मी पापा ने चाय पी ली। तभी आनंद का फ़ोन बजा। उन्होंने देखा इस बार जेके का फ़ोन था। उन्होंने झट से फ़ोन उठाया। हेलो जेके, क्या हुआ? अरे जेके कोई कच्ची गोलियां नहीं खोलता, जिस काम में हाथ डालता है करके आता है। वो सारे बंदे पुलिस को पकड़ा दिए हैं और अपनी बच्ची और उसका कोई दोस्त, वो लोग एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। आप लोग वहीं चले जाओ, सब ठीक है, बस उन कमीनों ने उसके दोस्त लड़के को बहुत पीटा है। अगर मुझे थोड़ी देर और पहले पता लग गया होता तो उसे पीटने से बचा लेता।
पर चलो जैसी उसकी किस्मत। आप लोग हॉस्पिटल पहुंच जाना, बच्ची बहुत घबराई हुई थी, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। आनंद ने सबको बताया, मानवी मिल गई है, वो और विक्की हॉस्पिटल में है, गुंडों को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। उनकी बात सुनते ही सब जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। अवनी को हैरानी हो रही थी कि विक्की भी मानवी के साथ है। वो तो सोच रही थी कि विक्की ने ही ये काम करवाया होगा, पर वो अभी विक्की का जिक्र नहीं करना चाहती थी। आनंद, पापा और मनन एक कार में गए, जबकि अवनी मम्मी पापा की कार में मम्मी के साथ बैठ गई। पापा, मुझे लग रहा था कि ये काम विक्की का है, पर आपने ठीक सुना कि विक्की उसके साथ है, मनन बोला। पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर मनन तुम तो अवनी की बात पर यकीन नहीं करते थे, फिर अब तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें विक्की पर शक था? आनंद ने पूछा। पापा, मुझे अवनी की बात पर शुरू से भरोसा था, पर मैं नहीं जानता था कि विक्की कितना खतरनाक है। मैं उसे देखना चाहता था। अब सगाई से इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर अवनी ऐसा ही करती रहती तो वो अवनी को नुकसान पहुंचाता। इसलिए मैंने उस दिन अवनी को ऐसी बातें बोली कि वो नाराज़ हो जाए और विक्की से दूर रहे। मैंने ये सब जानबूझकर किया। मुझे पता था कि इससे वो नाराज़ हो जाएगी, पर यह नहीं पता था कि वो घर ही छोड़ जाएगी, मनन बोला। कमाल है, तुम बच्चे भी पता नहीं क्या क्या करते हो। तुमने नाटक किया, उसे सच लगा, वो नाराज़ होकर मुंबई भाग गई। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से बुलाया है उसे। उसने विक्की की उस लड़की से शादी का सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं। मैंने ही उसे इस काम में लगाया था। अब विक्की ने ये काम कराया है या नहीं, पर एक बात तो सच है कि वो पहले से शादीशुदा है और उस लड़की के माँ बाप से इसने बहुत सारे पैसे लिए हैं, आनंद बोले। क्या अवनी ने भी छानबीन की है? इसी बात से तो डरता था मैं, इसलिए उसे खुद से दूर किया, पर उसने फिर भी कर ही दिया। सबूत तो अब हमारे पास भी है। ये शादी तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अगर उसने दी की जान बचाई हुई या कोशिश भी की होगी तो दी उसकी और मुरीद हो जाएंगी, फिर उन्हें समझाना मुश्किल होगा, मनन बोला। ये तो है ही, चलो पहुंच कर देखते हैं क्या होगा, आनंद बोले। दूसरी कार में भी मानवी की बातें ही हो रही थी, पर अलग ढंग से। मम्मी रोए जा रही थी। मानवी पता नहीं कैसी होगी, किस हाल में होगी, उन्होंने उसे मारा ना हो या कुछ गलत न किया हो, सोचकर ही वो रोए जा रही थी। मम्मी जी, कुछ नहीं होगा, दी को आप हौसला रखिए, उनकी जान बच गई है, इससे ऊपर क्या है, अवनी ने समझाया। हाँ ममता, अवनी ठीक कह रही है, चिंता न करो, रब सब ठीक करेंगे, मनन के पापा बोले। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां वो बताए हुए कमरे में गए। मानवी बैठी हुई थी। सबको देखकर वो सबसे पहले मम्मी के गले लगी, फिर बाकियों से मिली। मम्मी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर वो रोए जा रही थी। वो मनन से बोली, मनन, अरुण इमरजेंसी में है, उसका पता करो, उन लोगों ने उसे बहुत मारा है। अरुण? अवनी ने पूछा। मनन, आनंद सब हैरान हो गए। वो तो समझ रहे थे कि विक्की होगा, ये तो अरुण निकला। हाँ अरुण, वो बाई चांस से वहाँ आ गया। वो उन्हें मुझसे दूर रहने को कह रहा था तो उन्होंने उसे बहुत मारा। पता नहीं वो कैसा होगा, मानवी ने रोते हुए कहा। मम्मी को मानवी के पास छोड़कर बाकी अरुण को देखने चले गए। वो अभी भी अंदर ऑपरेशन थिएटर में था। पापा, हमें इसके घर फ़ोन कर देना चाहिए। जब तक ये घर नहीं पहुंचता इसकी मम्मी गेट पर ही खड़ी रहती हैं, चिंता कर रही होंगी, अवनी ने आनंद पापा से कहा। मैं कर देता हूँ, मुझे नंबर दे दो, मनन बोला। अवनी ने उसे सीधा नंबर देने की वजह फ़ोन में नंबर निकाल के पापा को पकड़ा दिया। मनन ने उससे फ़ोन लेकर अपने फ़ोन से नंबर मिलाया और बोला, नमस्ते आंटी जी, मैं मनन बोल रहा हूँ। हेलो मनन बेटा। बेटा, भगवान भी ना पास ही बैठा सुन रहा था शायद। मैंने तुम्हें ही फ़ोन करने के लिए अवनी की मम्मी से तुम्हारा नंबर लिया था। बेटा, वो अरुण अभी तक घर नहीं आया, उसकी कंपनी में फ़ोन करके पूछना, अरुण की मम्मी बोली। मैं देखता हूँ आंटी जी, वो अंकल कहाँ है, मुझे उनसे काम था। मनन ने देखा कोई आंटी पहले ही इतनी चिंतित है, कहीं खबर सुनकर घबरा न जाएं। ये सोचकर उसने अरुण के पापा से बात की सोची। अच्छा बेटा, अभी देती हूँ, वो अंदर बैठे हैं, कहकर वो फ़ोन अंदर ले गई और अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, ये लो मनन का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहता है। वो फ़ोन पकड़ा कर वापस बाहर आ गई। हेलो मनन बेटा, क्या बात है, अरुण के पापा ने पूछा। अंकल जी, आंटी तो नहीं है आपके पास? जी अच्छा, वो बात यह है कि अरुण को कुछ गुंडों ने पीट दिया है। जी, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, आप आंटी को लेकर आ जाइए, हम हैं यहाँ पर। आंटी को धीरे धीरे बताना, कहीं वो घबरा न जाए, कहकर मनन ने फ़ोन बंद कर दिया। इधर हॉस्पिटल में अरुण को ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आए थे। उसकी एक बाजू और पैर की एड़ी टूटी थी, बाकी शरीर पर कई जगह चोटें लगी थी। उसे अभी होश नहीं था। अवनी अरुण की खबर सार लेकर वापस मानवी के पास आ गई। मानवी उसे देखकर चुप रही। उसे अब भी लगता था कि अवनी विक्की को बुरा समझती है। फिर भी उसने अवनी से पूछा, अरुण कैसा है? वो बाहर वार्ड में आ गया है, पर अभी उसको होश नहीं आया है।
उसकी एक बाजू और एक एड़ी टूट गई है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, अवनी बोली। चलो शुक्र है भगवान का उसकी जान बच गई, नहीं तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाती, मानवी बोली। तभी वहां पुलिस आ गई तफ्तीश के लिए। अवनी ने मम्मी को कहा कि मनन को फोन कर दे। मम्मी ने उसी वक्त मनन को फोन करके पास बुला लिया। मनन के आते ही पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर हमने सारे किडनैपर्स को पकड़ लिया। जेके ने एक एक को पकड़वा दिया था। वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने ये सब किसी बिक्की के कहने पर किया है। बिक्की को आप जानते हो? नहीं, बिक्की ऐसा नहीं कर सकता, उसे तो उन्होंने बहुत पीटा था, मानवी बोली। लेकिन मनन और अवनी को पूरा यकीन था कि वो बिक्की ही होगा। क्या मानवी अपने भाई भाभी की बातों पर भरोसा करेगी या फिर बिक्की की जाल में फंस जाएगी? क्या मानवी को कभी अरुण के प्यार का एहसास होगा? क्या अवनी मनन को माफ कर पाएगी या फिर उनके बीच की दूरियां और बढ़ जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।